नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे यूपी जीके स्पेशल क्लास, जो आज का दूसरी क्लास होगी, जो कि जिसमें आपको मैं टॉप जीके क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके सभी यूपी एग्जाम से रिलेटेड होगी। तो ठीक है, ये आपकी दूसरी पार्ट है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट ला चुका हूँ, पार्ट 1 ला चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे। आज फिर मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आज फिर मैं आपको क्या है 50 क्वेश्चन कराऊंगा टॉप जीके के। ठीक है, तो इसमें सभी रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो होंगे यूपी से रिलेटेड होंगे, जो यूपी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी आपको। जो ये वीडियो आएगी इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको वीडियो पढ़ती ही। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है आपका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहले क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड अशोका नॉट गो फॉर पिलग्रिमेज। मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोका तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अयोध्या हरिद्वार। जी हाँ, अयोध्या और हरिद्वार नहीं गए थे, बाकी आपका सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर और लुम्बिनी और कपिलस वस्तु, यहाँ सभी जगह गए थे। आप जैसे लिस्ट मैंने दे रखी है, आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, और आपको जानकारी दे दें, अशोका डिड नॉट गो टू अयोध्या एंड हरिद्वार। आपको पता है वो क्या नाम तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या हरिद्वार नहीं गए थे। और अशोका जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए कुलुम्बी, कपिल वस्तु, गया, कुशीनगर ये सब जगह गए थे। ठीक है, अशोका क्या नाम सारनाथ और सारावास वहाँ भी गए थे, पर ये कोई एक तीर्थ स्थल नहीं आप याद रखिएगा। ठीक है, और सारनाथ और सारवास जो है एक मेजर सेंटर है किसके, बुद्धिज़्म के लिए, क्योंकि अशोका ने यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारे प्रोपोगेशन कराए थे बुद्धिज़्म के लिए, मतलब प्रचार करवाए थे बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसका प्रसार करने के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गंडवाल डायनेस्टी। तो गंडवाल डायनेस्टी का अंतिम गंडवाल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जयचंद्र। जी हाँ, जयचंद्र इनके गंडवाल डायनेस्टी के आखिरी वो वंशज थे। ठीक है, आप फोटो देखते हैं, ये जयचंद्र का फोटो है। तो इनके बारे में तो जानकारी दे दें कि लास्ट रूलर ऑफ गंडवाल डायनेस्टी वो जयचंद्र, और जयचंद्र जो थे वो गंडवाल डायनेस्टी के पावरफुल, उन्होंने क्या करा, जो गंडवाल जो वंश है, डायनेस्टी है, उसको पावरफुल बनाया था। मतलब उनके टाइम में जो क्या नाम है गढ़वाल डायनेस्टी थी वो पीक पे थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, यहाँ बता रखा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये गढ़वाल डायनेस्टी मैंने आपको ये बता रखा है, ये पूरा ऐसा जो है वो गढ़वाल डायनेस्टी में आता था आपका। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज स्टार्टेड दी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ स्कीम फॉर दी अनएम्प्लॉयड यूथ। मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने शुरू की है। तो ये आपका एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने क्या नाम है ये बताना है आपको। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो ये यूपी साइड के आस पड़ोस के स्टेट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी, तो याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करी गई है। ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। तो इसके बारे में जानकारी दे दें, पर जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करी है अपनी युवाओं के लिए जो कि बेरोजगार हैं। ऐसे मिल क्या होगा, इसमें जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, इसके तहत क्या रहेगा, आपको स्किल ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी मध्य प्रदेश के युवाओं को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत क्या है, आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और प्रीमियर इंडस्ट्रियल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और आपको रोजगार के लिए सक्षम किया जाएगा। ठीक है, और इसमें मंथली स्टाइपेंड मतलब आपको वजीफा भी दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। चलिए इस बात देखते हैं अब वजीफा किस हिसाब से होगा, कैसा होगा उस हिसाब देखिए। जैसे 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा कौन से क्लास 12th वाले बच्चों को, 8,500 मिलेगा ITI पास बच्चों को, 9,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे डिप्लोमा होल्डर बच्चों को, और 10,000 पर मंथ मिलेंगे आपको ग्रेजुएशन पास या उससे अब वाले बच्चों को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है मैच द फॉलोइंग। इनको बताइए कौन सा मैच कर रहा है। तो वास्त्र और सूरसेन और चेंदी, मल्ला और शक्तिमती, पवा, मथुरा और कौशंबी, इन सबको मैच करना। तो कौन सा सही इसमें मैच होगा आपका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी। तो कौन सा होगा, पहला आपका होगा ये वास्त्र, जो वस्त्र है वत्सा है वो आपका कौशंबी से है, और जो आपका सूरसेन है वो आपका मथुरा से है, और जो चेदी है वो आपका चेदी जो कि है जो शक्तिमती है, और मालवा कौन सा हो गया, पावास हो गया आपका। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वाई होम वॉज दी बदायूं मॉस्क बिल्ट, मतलब बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश द्वारा बदायूं की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो इसके बारे में बता दें, जो बदायूं की मस्जिद है वो इल्तुतमिश ने बनाई थी, और ये सुल्तान जो था दिल्ली का उसने बनाई थी कब, 1211 से 20 से 1236 के बीच में बनाई, बन के तैयार हुई थी आपकी। ठीक है, और ये आपका एक वो इल्तुतमिश एक क्वेश्चन लिया, कहते हैं एक एफिशिएंट रूलर था, बहुत अच्छा रूलर बताया जाता है उसको रीजन का। आपको बता दें उसने क्या बदायूं जो शहर है उसको एक रिलीजियस सेंटर बना दिया था, इसलिए वहाँ पे क्या है उन्होंने बदायूं मॉस्क बनवाया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें जो मॉस्क है वो फर्स्ट ब्रिक मॉस्क कहा जाता है नॉर्थ इन इंडिया। मतलब क्या है, ये मस्जिद थी है उत्तर भारत में बनी पहली ईंट की मस्जिद है, ये आपकी याद रखिएगा, ईंट की बनी मस्जिद पहली मस्जिद है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नॉर्थ इंडिया में पूछा जाए कि पहली ईंट की बनी मस्जिद कौन सी है, तो आपके लिए बदायूं मॉस्क आएगा, भैया बदायूं की मस्जिद आएगा। ठीक है, ये मॉस्क है फेमस है इसकी ब्यूटी के लिए, उसका आर्किटेक्चर मतलब जो इसमें सुंदरता है उसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा बनाया गया है, इसके लिए बहुत फेमस है आपकी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच यूरोपियन कंट्री हैज़ गिवन लीगल रिकॉग्निशन टू यूथानासिया, मतलब क्या है, यूरोपियन किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु, मतलब इथानेसिया मतलब थोड़ा प्राउंस दिक्कत हो रही होगी, इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किसने दी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पुर्तगाल ने। जी हाँ, पुर्तगाल ने क्या है इसको आपका इच्छा मृत्यु को लीगल कर दिया है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये आप देख सकते हो देश जो है ना आपका जो पर्पल कलर में है, ये पर्पल कलर यहाँ पे क्या है आपका जो इच्छा मृत्यु है वो इलीगल है। ठीक है, यहाँ पे इलीगल है, यहाँ पे ये देखो, ये पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, इटली हो गया, है ना, आयरलैंड हो गया, यहाँ पे क्या है ये आपका इलीगल मानी जाती है इच्छा मृत्यु। वहीं आपका जो हल्के लाइट्स ब्राउन ये वाला एरिया है जी, ये वाले ये यहाँ पे इच्छा मृत्यु क्या है आपको दी जाती है, पर कुछ स्पेशल कंडीशन में भी। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, इनमें देख सकते हैं, जैसे आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, है ना, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन सभी ने क्या है आपका इच्छा मृत्यु लीगल कर रखी है अपने के देश में। ठीक, चलिए आपको याद रखते हैं जो पार्लियामेंट है पुर्तगाल उन्होंने 22 मई 2023 को ही पास किया है इच्छा मृत्यु के लिए। इसके तहत जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प से क्या है आपको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ठीक, और ये 18 वर्ष से अधिक जो बच्चे लोग हैं उन्हीं को दी जाएगी। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो किस निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी। तो स्थानांतरित की, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, शाहजहाँ। जी हाँ, शाहजहाँ ने अपनी जो कैपिटल थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी। तो इसके बाद आगे मुगल एम्परर शाहजहाँ शिफ्टेड इस कैपिटल टू आगरा टू दिल्ली उन्होंने करी थी। ये 5वें एम्परर थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, और जो शाहजहाँ था वो आर्ट लवर था और एक स्किल डिजाइनर इंजीनियर भी था वो। ठीक है, उनने कई सारी बिल्डिंग बनवाई थी, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब शाहजहाँ ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है व्हेन वाज सद्दात खान बुरहान उल मलिक अपॉइंटेड एज दी गवर्नर ऑफ अवध। तो बताइए अवध का गवर्नर कब बना था वो सद्दात खान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1722 के अंदर। वो क्या है आपका सद्दात अली खान जो है वो बन गया था, अवध का गवर्नर बन गया था। तो इसके बता दें सद्दात खान बुरहान उल मलिक उसको अपॉइंट किया गया था गवर्नर अवध का 1722 के अंदर। ठीक है, और वो क्या है एक सूबेदार था, इन्फ्लुएंशियल सूबेदार था अवध का, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था किसमें, अवध को मजबूत और क्या नाम है सत्ता को मजबूत करने के लिए। ठीक है, सत्ता को मजबूत करने में बहुत अपना बड़ा योगदान दिया था उसने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो ये बताना है कि पहली बार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। याद रखते हैं फोटो ये, तो इनको ये सम्मान दिया गया है। तो इसके बारे में बता दें आपके प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर और फाउंडर डायरेक्टर ऑफ IUCAA प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर, इनको गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, ASI द्वारा दिया गया है। ठीक है, नार्लिकर बताते हैं वो पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं ASI के, तो ASI के वो पास्ट प्रेसिडेंट भी रहते हैं और साथ ही में फाउंडिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं किसके, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का, मतलब IUCAA की फुल फॉर्म है आपकी। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और सर आगे इसको बताते हैं। तो बताते हैं कि इन्होंने कॉस्मोलॉजी और ग्रेविटेशन वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और अंडरस्टैंडिंग करा है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को अच्छे से समझाया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है। आपको बता दें ये जो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये प्रेस्टीज अवार्ड है जो कि एस्ट्रोनॉमी में दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें जो गोविंद स्वरूप है वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया है और स्टेटमेंट हॉर्नीज डेडिकेशंस इनोवेशन और इनमेंस इम्पैक्ट और साइंटिफिक कम्युनिटी, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, आपको बताया था ना पहले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मैच द फॉलोइंग, इसे मैच करना है, वही तो आपको पहले कराया था। ताजमहल और अकबर का टॉम आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद, ये किसने बनवाई है? बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने और जहांगीर ने। तो सीन सर आपको बता दें इसमें ऑप्शन सी होगा, मतलब आपका जो ये है ताजमहल किसने? अकबर ने बनवाया था। और आपका जो अकबर का टॉम है वो आपका जहांगीर ने बनवाया था। और आपका जो तीसरा आगरा फोर्ट है वो किसने? शाहजहां ने बनाया था। और जामा मस्जिद है वो किसने बनाई थी? बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु पब्लिश्ड कवि वचन सुधा इन 1867, मतलब कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1867 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं भरूचींद्र उनका फोटो है, उन्हीं के नाम पे क्या है एक टिकट भी लॉन्च करी गई थी हमारे देश में। ये इनका जन्म 1850 में हुआ था और 1885 तक ये रहे हैं। ठीक, तो इसके बारे में बता दें 1867 में कवि वचन सुधा आपका पब्लिश किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। और आपको बताना हरिश्चंद्र जो है वो एक हिंदी पोएट थे और प्ले राइटर थे और साथ में जर्नलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी थे आपके। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे आपके। ठीक, और आपको बता दें इन्होंने हिंदी लिटरेचर का नया एरा शुरू करा था, इसलिए इनको फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? अब क्वेश्चन ये बन जाए कि हु वॉज द फादर ऑफ द हिंदी लिटरेचर, पूछा जाएगा आपसे, मतलब हिंदी साहित्य के आपके पितामह के रूप में किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच पोर्ट हैज़ कन्फर्ड विथ सागर श्रेथा सम्मान इन टर्न अराउंड टाइम कैटेगरी बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बताना किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी कोची बंदरगाह। कोची जो यार्ड है उसको ये अवार्ड दिया गया है, किस कैटेगरी के अंदर? आपका टाइम कैटेगरी के अंदर, टर्न टाइम अराउंड टेक कैटेगरी के अंदर ये आपका अवार्ड दिया गया है। तो उसके बारे में बता दें कोचिन पोर्ट अथॉरिटी, इसे PCPA भी कहा जाता है, इसको सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। बेस्ट में टाइम मैनेजमेंट के मामले में ये दिया गया है, एक नॉन कंटेनर कैटेगरी के तहत इनको ये 2022-23 का सम्मानित किया गया है। आपको बता दें जो हमारे पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर है सर्वदाना सोनोवाल, उन्होंने CPA चेयरमैन M बीना न्यू दिल्ली में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें जो अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑफ कोचिन पोर्ट इन हैंडलिंग ड्राई बल्क एंड लिक्विड बल्क कार्गोस वेसल्स के लिए इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ महामाना बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी द्वारा महामाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, क्या सकते हैं, इनको सम्मानित महात्मा गांधी द्वारा ये टाइटल दिया गया था महामाना जी का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय इनको सम्मानित किया गया था महामाना द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। और आपको बताते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेशनर्स भी थे, मतलब टीचर भी थे, आपके शिक्षक भी थे। आपको बता दें ही वॉज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब INC के ये एक फाउंडिंग मेंबर के सदस्य थे। ठीक है, और इन्होंने क्या नाम है भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इन दो स्टेटमेंट को बताइए इनमें से कौन सा सही है और कौन सही नहीं है। तो सही आंसर पहला स्टेटमेंट आपका है उत्तर प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो ऐसा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश देश का 4था सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? उत्तर प्रदेश कवर्स 83.33 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें? देखो पहला तो गलत हो गया कि चौथा राज्य तो नहीं, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो पहला तो गलत, ये तो गलती हो गया आपका। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा आपका? तो इसे ऑप्शन टी ये होगा, ये आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका नहीं, ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्यों? ये तो सही है पर ये गलत है आपका। ठीक, इसलिए ये गलत है ये स्टेटमेंट, ये सही है इसलिए ऑप्शन ये आपका हो जाएगा।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है वेयर हैज़ द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड। तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर आपका स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसके बारे में बता दें, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ शुरू किया गया है? ये गोरालचोड़ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, आपको बताया चंपावत एक आइडल डिस्ट्रिक्ट है किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। ठीक है, आइडल उत्तराखंड के लिए एक अच्छी मतलब एक आदर्श जिले के तौर पर माना जाता है इसको, चंपावत को। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो बच्चों को ना मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको आगे बताना है हु इज़ नोन एज दी उत्तर प्रदेश गांधी। तो उत्तर प्रदेश के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी। क्या नाम होगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं इनका। ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। इनका जन्म 1882 में और 1882 में हुआ था और 1962 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको उत्तर प्रदेश का महात्मा गांधी कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आपको बता दें, जैसे मैंने बताया है, और ये साथ ही आपको बता दें ये कि फ्रीडम फाइटर भी थे और सोशल वर्कर भी थे। और इन्हें फेमस किस नाम से हुए थे? ये गांधी ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से बहुत फेमस हुए थे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब वही आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत एक स्टेटमेंट है। तो इसमें एक सही स्टेटमेंट दे रखा है, एक गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है? द ट्रांसिशनल बेल्ट रनिंग अलॉन्ग दी सब हिमालयाज तराई रीजन इज कॉल्ड दी तराई एंड बहार रीजन। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द तराई एंड बहार रीजन एक्सटेंड फ्रॉम लखनऊ इन द वेस्ट टू बलिया डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट। तो देखो कौन सा गलत है कौन सही? तो ऑप्शन ए आपका, मतलब ये ऑप्शन गलत है आपका, ये वाला सही है आपका। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है टू ट्रेस एंड सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन बैंक 100 डे 100 पे कैंपेन विल बी लॉन्च बाय। तो आपको ये 100 डे 100 पे जो कैंपेन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो आपके अनसेटल्ड डिपॉजिट होते हैं ना, अनक्लेम्ड सेटल्ड, मतलब जिनको क्या बहुत टाइम से किसी ने कोई क्लेम नहीं किया अकाउंट में, जैसे बैंक में बहुत टाइम से अकाउंट रहा है पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई से ना लेन ना देन कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या नाम है, आरबीआई ने आपका ये कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कार्यक्रम शुरू किया आपका। ठीक, चलिए फिर आगे बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 डे कैंपेन शुरू किया है, जो कि आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं ना आपके एवरी डिस्ट्रिक्ट कंट्री, पूरे देश भर में ही लागू करा गया है इसका। ठीक है, और ये आपका 1 जून से स्टार्ट हुआ था और लगभग 100 क्लेम्स को कंट्रोल किया जाएगा ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से 100 डिपॉजिट्स को ऐसे देखा जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है रेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन द, लाल जो मृदा मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी और बांदा। इन 4 जगहों पे आपकी क्या है, आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ बता रखा मैंने। आपको बता दें ये सॉइल है वो बनाई जाती है, बनती है आपकी कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड हाई आयरन कंटेंट, मतलब इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आपकी क्या ये मिट्टी लाल हो जाती है आपकी। पीला मिट्टी, लाल मिट्टी कहते हैं इसे, रेड सॉइल भी कहते हैं। और बता दें आपकी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसमें बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती हैं विभिन्न प्रकार की। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है दी सॉइल ऑफ लाइट रेड ब्राउन स्टैंडी लूम ऑयल has low amount of organic matter, which of the following soils does the statement talk about it? मतलब मृदा हल्के लाल भूरे रंग की बुलई दोमट मृदा है और इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है। तो बताइए ये किस मिट्टी के बारे में बात करी जा रही है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, परवाम। जो परवाम मिट्टी होती है आपका पीले मिट्टी कहते हैं, उसके बारे में बात करी जा रही है आपकी। ठीक है, तो आपको बता दें परवाई मिट्टी है, इसे रेड ब्राउन कलर ये आपकी होती है, थोड़ी ऑयली टाइप की होती है इसलिए। ठीक है, और प्रवाह सॉइल होती है डिफिशिएंट होती है किसी नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की क्या है आपकी मात्रा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, पर इसमें क्या पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए रेड ब्राउन कलर होता है इसके अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च UTSHA पोर्टल एंड POP पोर्टल फॉर प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको बताना है क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी आपका क्या नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, मतलब UGC द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है। तो इसके बता दें कि UGC जो ग्रांट कमीशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसे UGC कहते हैं, इनके द्वारा उत्साह मतलब क्या होगा इसका फॉर्म, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक एक्शंस इन हायर एजुकेशन पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। इसी के तहत
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल भी लॉन्च किया गया है आपका क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब उषा पोर्टल है, इसके तहत आपको स्टूडेंट जो है फैकल्टी, यूनिवर्सिटीज़ और जो ये सभी हैं, इन सभी को क्या है हायर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी पूरे भारत के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है त्रिवेणी संगम इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब त्रिवेणी संगम है निम्नलिखित में से किस नदी का संगम है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, गंगा यमुना सरस्वती। जी हाँ, जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी मिलती हैं, है ना, गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, जो उसका नदी बनती है वो आपकी कौन सी होती है, त्रिवेणी आपकी नदी होती है ये। ठीक है, त्रिवेणी नदी होती है। तो आपको बता दें त्रिवेणी नदी होती है, वो आपका संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, और आपका ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, इनका संगम होता है तीनों का। ठीक, और आपको बता दें जो त्रिवेणी संगम है इसको बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। ये हिंदुओं में, हिंदू धर्म के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा एक पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉस रुकुमोट। तो आपको बताना है किस निम्नलिखित में से कौन सी नदी रुकुमकोट को पार करती है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी डी, राप्ती। जी हाँ, राप्ती नदी आपको इसे क्रॉस करती है। ठीक है, आपकी राप्ती रिवर आ रही है यहाँ पे, ये राप्ती रुकुमट को क्रॉस करती है आपके। तो आपको बता दें द नेम रिवर क्रॉस रुकुमकोट इस राप्ती नदी है जो रुकुमकोट को पार करती है। तो आपको रुकुमकोट जो है वो आपको ये क्या है, रुकुमकोट एक शहर है कहाँ पे, नेपाल के अंदर। ठीक है, जो कि राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, राप्ती नदी एक छोटी नदी है जो कि वेस्टर्न नेपाल के अंदर जो बहती है और गंडक नदी में जाके मिल जाती है, जो कि फिर बाद में भारत में हो जाती है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन गिवन दी बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023। तो बताइएगा कि UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, भगवान भरोसे। जी हाँ, भगवान भरोसे मूवी थी, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो इसके बता दें अली हसन और जो कि एक्टर थे फ्रॉम आसाम के, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और UK फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनकी जो एक वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था फुटप्रिंट ऑन वाटर के नाम पे। ठीक है, आपको बता दें टोंगस ऑन फायर लिमिटेड ये की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है UK फिल्म फेस्टिवल की, ये मतलब आपका ऑर्गेनाइज करती है कहाँ पे, लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर। इसे भी लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसको पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, गोमती नदी। जी हाँ, गोमती नदी को बायोलॉजिकल डिजास्टर के घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इस नदी में बहुत ज़्यादा गंदगी पाई जाती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। तो उसके बाद बता दें जो गोमती नदी है उत्तर प्रदेश की, इसको बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें गोमती नदी है ये लॉन्गेस्ट रिवर है उत्तर प्रदेश की, जो कि 14 जिलों से होके बहती है। ठीक है, और रिवर जो है आपकी दिल्ली से हरियाणा भी बहती है, दिल्ली से हरियाणा की तरफ बहती है आपकी। ठीक है, और आपको इससे ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो गई है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, ह्यूमन वेस्ट के कारण बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, इसलिए इसको बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दी तमसा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तमसा के नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, टोसंटो। जी हाँ, टोसंटो नदी को तमसा नदी से के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बता दें जो टोन्स नदी है, टोसंसो कह दो, ये तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। और तमसा रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है किसकी, यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि रेजिन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पाई और आपकी शुरुआत होती है, उसका उद्घाटन होता है रायसेन में, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ से क्या है इसका स्टार्टिंग होती है, ऑरिजिनेट होती है वहाँ से। ठीक है, और ये आपकी इटावा, कानपुर, फरुखाबाद, कन्नौज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट में होते हुए बहती है आपके उत्तर प्रदेश में, और फिर ये बाद में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है व्हेन वाज फार्मर ओल्ड एज पेंशन स्कीम स्टार्टेड, मतलब फार्मर ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट कब करी गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2003 में आपकी उत्तर प्रदेश ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। तो इसके बता दें फार्मर ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो कि उत्तर प्रदेश की है 2 अक्टूबर 2003 में शुरू की गई थी,
और ये स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत क्या जाता है कि जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है जो सीनियर सिटीजन होते हैं स्टेट के अंदर, उनको, राज्य में जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको ये स्कीम उसको क्या है, उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के तहत, ठीक है। और इसमें जो है 60 साल या उससे ज़्यादा लोगों के जो लोग हैं उसको सालाना 2 लाख रुपए के या फिर 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है, ठीक है। जिसकी इनकम सालाना 2 लाख से कम है ना, उसको 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका पेंशन दी जाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच इज़ द ईस्टर्न डैम ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का ईस्टर्न, ये अर्थन कहते हैं, इसे अर्थन स्टेट कहेंगे, अर्थन डैम कहेंगे, अर्थन डैम या कहेंगे मिट्टी का बांध कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मेजा जलाशय नहर। तो ये आपका देखते हैं, ये मिट्टी आपका वो अर्थन डैम भी कहा जाता है या मिट्टी का बांध भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो उसके बारे में बता दें कि मेजा रिजर्वायर कैनल जो है, ये आपको कह रहे हैं मेजा जलाशय नहर जो है, जो कि अर्थन डैम के नाम से भी जाना जाता है या मिट्टी का बांध के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपको बता जाते हैं जो मेजा जलाशय जो कनाल है, ये कनाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है आपको फसल की सिंचाई के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है बेलन टोसंटो कनाल इरीगेट्स द लैंड ऑफ विच स्टेट, मतलब बेलन और टोसंटो नहर जो है किस जिले की भूमि को सिंचित करती है, मतलब से पानी प्रोवाइड करती है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज में आपको मानी जाती है आपकी बेलन और ये टोसंटो, और ये आपका प्रयागराज आपका, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये आपको होता है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट को आपका ये लैंड पानी देते हैं लोग, और ये बता दें ये कनल जो है वन ऑफ द मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इसे कुंदरा ब्लॉक इन प्रयागराज में हिस्से में माना जाता है इसे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और बताना है कनहर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आपका है, कनहर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू इरिगेट विच स्टेट। तो आपको बताना है जो कनहर सिंचाई परियोजना है का निर्माण किस प्रदेश को सिंचित करने के लिए किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बिहार और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये आपका कनहर सिंचाई परियोजना है वो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के जो किसान हैं उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए ये नहर बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर आपको बता दें, ये आपको बता दिया कि बिहार उत्तर प्रदेश में आपको ये बनाई गई है। और आप बता दें इरिगेशन इज डन बाय दी बिहार एंड उत्तर प्रदेश बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम कन्हार रिवर। तो इनको क्या है, वो जो वहाँ के किसान हैं वहाँ के लोग पानी इस नहर से पानी ले लेंगे, कन्हार रिवर से पानी ले लेंगे और अपने खेतों में पहुँचाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब CCI के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रणवीर कौर। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो इनका, रवनीत कौर जी, इनको अपॉइंट किया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच सिटी हैज़ दी लवकुश बैरेज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दी गंगा। तो लवकुश बैरेज का निर्माण गंगा पर किस शहर में किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, कानपुर। जी हाँ, कानपुर में ये आपका लवकुश बैरेज का निर्माण किया गया है गंगा नदी में, ठीक। चलिए फिर आपको बता दें जो लवकुश बैरेज है जो कि लोकेट है कानपुर सिटी में रिवर गंगा पे, आपको बता दें इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन किया गया है इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए ये करा गया है। आपको बता दें जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लवकुश बैरेज का वो है बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर को पानी का सही से प्रयोग कर सकें और इससे कि हम उससे पानी को यूज़ कर सकें सिंचाई के लिए कानपुर शहर में वो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हेन वाज द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड, मतलब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 2009 में। जी हाँ, 2009 में आपकी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का आपकी स्थापना करी गई थी, ठीक। तो इसके बारे में बता दें नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसे हम नरगबा कहते हैं, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्लीमेंटिंग होलिस्टिक प्लान फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गंगा रिवर, मतलब गंगा नदी है उनकी संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए एक काम करने के लिए ये आपका अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज स्टार्टेड दी पहल स्कीम टू प्रमोट डिजिटल रूरल एजुकेशन। तो डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने शुरू की है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आपकी पहल योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में बता दें कि ये इनिशिएटिव पहले शुरू किया गया है
दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है, यूपी सैनिक इंटर कॉलेज के अंदर, सरोजिनी नगर के अंदर, सरोजिनी नगर जो है उत्तर प्रदेश जगह है, वहाँ पे जो यूपी सैनिक इंटर स्कूल है वहाँ पे इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा, आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन एंड IIT कानपुर, इन्होंने क्या है मिलके एक पार्टनरशिप करी है, और आपका क्या है एजुकेशन टू रूरल कम्युनिटीज़ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग क्या है जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या है शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके तहत आपके 10 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी पहल इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है, इन विच डिस्ट्रिक्ट दी एनिमल बायोलॉजिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, मतलब पशु जैविक औषधिक संस्थान किस जिले में स्थित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लखनऊ के अंदर स्थित है आपका। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं जो एनिमल बायोलॉजिकल मेडिकल मेडिसिन है ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये आपका किसके अंदर आता है, ये अंदर आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, आपकी जो बायोलॉजिकल मेडिसिन को प्रोड्यूस करना जो जानवरों के सेहत के लिए अच्छा हो या उनकी बीमारी को दूर कर सके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, इन विच ईयर वॉज द काउ सर्विस कमीशन स्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश। तो बताइए गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 1999 में। जी हाँ, 1999 में आपकी काउ सर्विस कमीशन का स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको बता दें जो कमीशन है ये आपके आता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसका फंक्शन काम क्या होता है कि कंजर्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ कैटल्स, मतलब जो गाय हैं उनकी संरक्षण के लिए और उनके कल्याण के सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, वेयर हैज़ दी 49th G7 समिट 2023 बीन ऑर्गेनाइज। तो 49th G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जीके का है आपका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जापान में। जी हाँ, जापान में आयोजित किया जाएगा। आप जानते हैं कि हाल ही में हमारा कनाडा के साथ थोड़ा सा अनबन हो गई है, जिसके तहत क्या नाम है, जापान ने पूरी तरह भारत का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारत की बुराई नहीं करेंगे और ना ही हम अपने G7 समिट में भारत की बुराई करेंगे। ठीक है, तो ठीक आपको बता दें कि जो ग्रुप ऑफ 7 जिसमें 7 कंट्री आती हैं कौन सी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये 7 देश इसके अंदर आते हैं G7 कंट्रीज़ में। ठीक है, और ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और कनाडा ने इसको 1976 में ज्वाइन किया था। याद करिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। और जो आपका फ्रांस और जो पेरिस फ्रांस है, इसने 1975 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी 1975 में। कहाँ पे, फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी जिक्सकार्ड डी एस्टेनिंग जो कि और जो चांसलर हेलमुट स्टेमिट्ज, इनके द्वारा क्या नाम पहली बैठक हुई थी फ्रांस के अंदर 1975 के अंदर। और आपको बता दें 48 G7 समिट होगी आपका, जो अगली वाली G7 समिट होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, जर्मनी में होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, इन विच ईयर वॉज द इंसेंटिव डेयरी डेवलपमेंट स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में गहन डेयरी विकास किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 1993 या 1994, मतलब 1993 और 1994 के बीच शुरू की गई थी। तो इसके तहत क्या है, इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में 1993 से 1994 के बीच में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत क्या है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आपको क्या नाम है ग्रांट देगी, मतलब आपको कुछ इंसेंटिव देगी, आपको कुछ रुपये प्रोवाइड करेगी, अनुदान प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी किनके, काउ फार्मर्स के लिए, जो गाय पालक हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो मिल्क प्रोडक्ट, जो आपके दूध की उत्पादन है वो स्टेट में क्या इंक्रीज़ की जाएगी, और जिससे क्या वहाँ जो किसान हैं दूध उत्पादन करने वाले उनकी भी आय में बढ़ोतरी हो, इसलिए स्कीम चालू करी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, व्हेन डिड एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कम इनटू कोएग्जिस्ट। तो आपको बताना है कि पशुपालन विभाग अस्तित्व में कब आया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जनवरी 1944 में। जी हाँ, जनवरी 1944 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग या कह दें पशुपालन और डेयरी विभाग जो है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। तो आपको बता दें जो आपका पशुपालन 1944 में, जनवरी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये आपका क्या नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आता है। आपका ये समझिए एक तरह से। इसका मेन फंक्शन क्या है
जो आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इसका जो मेन काम है वो जो जानवर हैं, जो पशु आपके पशु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य कल्याण के लिए क्या नाम है, काम करने के लिए इसका मेन काम दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ बताना आपको। हु इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ 44th इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ COPOLCO कॉन्फ्रेंस 2023। तो आपको बताना 44वें अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन कॉपोलोको या कॉपोलोको कहते हैं सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए भारत। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत इसकी मेजबानी करेगा। आप देखते हैं कॉपोलोको, जिसके जो 22 से 26 मई में आपका हुआ था ये। ठीक है, तो आपको बता दें ये 44वां एडिशन हुआ था ISO कॉपोलोको प्लेनरी 23 मई से 26 मई तक न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसमें उद्घाटन आपको किया गया हमारे पीयूष गोयल द्वारा, जो कि कौन है? वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं आपके। ठीक है, ये 4 दिन का इवेंट है, पूरे 4 दिन का इवेंट है। इसमें बहुत सारे आपके लोग आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी आपकी चैलेंजेस एंड गुड प्रैक्टिस फॉर कंज्यूमर एंगेजमेंट और पावरिंग कंज्यूमर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क। ये सब इसकी मेन थीम्स थी जिन पे क्या है आपकी बैठक हुई है और इन थीम के तहत हुई है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 हाउ मच एरिया ऑफ कंट्री शुड बी कवर्ड विद द फॉरेस्ट और ट्रीज। मतलब राष्ट्रीय वन नीति 1988 1988 के अनुसार देश का कितना क्षेत्र वन अथवा वृक्ष आच्छादित होना चाहिए? मतलब कितना एरिया आपका देश का जंगलों से घिरा होना चाहिए? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 1/3 पार्ट जो हमारा है वो जंगलों से घिरा होना चाहिए 1988 के तहत। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत 1/3 पार्ट जो है वो फॉरेस्ट से घिरा होना चाहिए हमारे देश का। ठीक है, तो आपको बताया है इसमें 1/3 पॉलिसी के बारे में बताएगा। इसका जो पॉलिसी का एम है वो कंजर्व इंडियन नेशनल फॉरेस्ट, इम्प्रूव मैनेजमेंट, एनहांस देयर ग्रोथ एंड मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस। मतलब अब हमें क्या नाम है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए और अपने जंगलों का और उनको संरक्षण करने के लिए इसका ये पॉलिसी लाई गई थी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन भाबर एंड तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। मतलब उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जिसे कहते हैं, ये पाए जाते हैं आपके बाहर और तराई रीजन के अंदर। ठीक है, इसे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो आपको बता दें ट्रॉपिकल मॉइस्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो बहादुर और तराई रीजन में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बता दें इसका जो एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो 25 से 27 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ पर रेनफॉल लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है आपका। और यहाँ पर बता दें इसमें जो ट्रीज होते हैं वो पूरे लीव्स पत्ते पूरे साल भर रहते हैं। ठीक है, ये पत्ते झड़ते नहीं स्पीड में इस जंगल में आपका। ठीक है, सब जो ट्रीज पाए जाते हैं वो साल, टीक, शीशम, महुआ, नीम, बनियान, ये सब आपके बनियान होता है बरगद आपका, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको बताना है वेयर इज़ द 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में आपका आयोजित किया गया है 2022 का। ठीक है, ये 25 मई से 3 जून तक आपका आयोजित होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, और आपका इधर रखा मैंने यहाँ पे 4000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था और 207 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, और इसमें लगभग 12 इवेंट आपके हुए थे, मतलब 12 डे का पूरा इवेंट था ये। ठीक, और इसमें ये पूरे 5 जिलों में आपका 5 जिलों में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी जो शूटिंग कॉम्पिटिशन था वो आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच ईयर वॉज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 2001 में आपकी शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम उत्तर प्रदेश में 2001 में शुरू की गई थी और इसका तहत क्या है कि राज्य में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, मतलब जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाने का इसका योजना का मेन मोटिव था। ठीक है, इसके तहत क्या है जो प्लांट और टी फॉरेस्ट को लगाया जाता था सभी जिलों में। 6 जिलों में क्या है पेड़ लगाए गए और वनों को सुरक्षित किया गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है
विच इज़ दी ओनली नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बताइए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दुधवा नेशनल पार्क। दिया है दुधवा नेशनल पार्क है, ये एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो दुधवा जो है वो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ओनली पार्क है नेशनल प्रदेश का। और दुधवा नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दें ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, मतलब ERSO प्रोजेक्ट, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन द्वारा ये आपकी ROS योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग हब बनाने, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग हब बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से METI के नाम से जाना जाता है। ये इसने लॉन्च किया है। इसमें तहत इन्होंने 3 महीने का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु के अंदर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग आउटसोर्सिंग इसका टेस्टिंग की जाएगी इसकी। ठीक है, पहले टेस्टिंग की जाएगी और अगर सही आता है तो उसको फिर ग्लोबल पूरे नेशनल लेवल पे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, अगले 5 साल के लिए जो EROS इंडस्ट्री है इसको बढ़ाया जाएगा और इंडिया में लगभग इसका $20 बिलियन का पूरा रेवेन्यू जनरेट करने का हमारा प्रोजेक्ट है। इसका मेन मोटिव है या एम रखा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज स्टैब्लिश इन, तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थापित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 1986। जी हाँ, 1986 में आपका ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य या कहते हैं हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना करी गई है। ठीक, तो चलिए आपको बता दें, ये आपको जानकारी देते हैं जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आपका कहाँ तक फैला है? ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, है ना, और अमरोहा, ये इन जगहों तक फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसमें लगभग इसका 2073 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ पूरा जंगल आपका। ठीक है, और आपको बता दें ये हिस्टोरिकल साइट बताई जाती है हस्तिनापुर की, और ये सेंचुरी है, ये कई सारे जानवर और पंछी हैं उनका घर भी कहा जाता है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है इसको। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है बखेरा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो बखेरा पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संत कबीर नगर। जी हाँ, संत कबीर नगर है, वहाँ पे आपका बखेरा बर्ड सेंचुरी आपकी स्थापित है। ठीक है, चलिए, और ये बताना बखेरा बर्ड सेंचुरी है जो कि संत कबीर नगर में उत्तर प्रदेश में स्थित है आपकी, और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये लगभग 2300 हेक्टेयर के अंदर फैली हुई है। और ये सेंचुरी है माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है ना हमारी अभयारण्य प्रवासी पक्षी होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बताया जाता है ये, और इसमें लगभग 250 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं चिड़ियों की, और इसमें जैसे स्ट्रॉक्स, हेरोन्स, स्वान्स, डक और बहुत सारी है इसमें, जैसे सारस, बगुला, हंस, ये सब बत्तख, ये सब पाई जाती हैं इस बर्ड सेंचुरी के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर भी जरूर करें, जिससे क्या है ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताएं, अगर कोई आपका डाउट हो, क्वेरी है तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए फिर आज के लिए जय हिंद।